नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 10वीं की बात चल रही है, व्याख्यान नंबर 6 है, विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, जो कि पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः 7:15 पर आपके पास में ये वीडियो पहुंच जाते हैं। अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और अगर आपके वीडियो को पढ़ने में लग रहा है कि उपयोगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की। हमारे पास में जो अगली अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, किसी भी चीज का टूटना। जब कोई चीज टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वियोजन। और अभिक्रिया का अर्थ आप जानते ही हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। चलिए साहब, क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो नए एकल अभिकारक है ना, उत्पाद नहीं, मैं सोच रहा हूं क्या हुआ, अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए, बिना किसी भी ऊष्मा के अभिकारक नहीं टूटेगा। जब तक आप बाहर से उसमें कोई हीट नहीं दोगे तब तक अभिकारक टूटने वाला नहीं है। यानी कि बाहर से हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा। बाहर से आपको क्या देना पड़ेगा? ऊष्मा। और जब अपन ऊष्मा उसमें देंगे तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन, है ना। कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। एक बार एक अभिक्रिया लेकर समझते हैं। हमारे पास में FeSO4 एक पदार्थ है जो कि हम कह सकते हैं कि क्या है? FeSO4। अब ये FeSO4 जो पदार्थ है, इसको अगर आप वियोजित करें, क्योंकि इसमें 7H2O आ रहा है, यानी कि क्रिस्टल का जलन है, यानी कि अंदर पानी की बूंदें उपस्थित हैं। अगर इसको हम क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं, तो रंग में क्या हो जाएगा? बोलो, रंग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। रंग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगर इसे हम गर्म करते हैं तो रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। अभिक्रिया करा के देखते हैं। ये लिखिए FeSO4, है ना। इसको अपन ने क्या दे दी? ऊष्मा दे दी। ऊष्मा देंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस लगा देता है ना। ट्वाइस FeSO4 क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के साथ साथ में दोनों के आगे क्या लगा देंगे? Gg। और ये सॉलिड है इसलिए क्या लगा देंगे? S। ये हम अभिक्रिया संतुलित करने के साथ साथ समझे थे। हमने क्या दिए? इसको ऊष्मा प्रदान करिए। और जो भी चीज लिखने हम कहाँ लिखेंगे? समीकरण के ऊपर लिख देंगे। तो हमारे पास में जो पहला समीकरण बना वो पहला एग्जाम्पल क्या बना? FeSO4। और FeSO4 को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने के साथ में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? एक अलग से उत्पाद प्राप्त होगा। यह फेरस सल्फेट हो गया। चलिए, अब फेरस सल्फेट को आपने गर्म किया था, ये रहा फेरस सल्फेट तो आपने गर्म किया और उत्पाद के रूप में आपको 3 उत्पाद प्राप्त हुए। हमने ऊष्मा दी है, इसको ध्यान रखना। इसने ऊष्मा ग्रहण नहीं की है, यानी कि इन्होंने ऊष्मा अलग से फेंकी नहीं। रासायनिक अभिक्रिया ने खुद ने ऊष्मा नहीं दी है, बल्कि हमने ऊपर से इसमें क्या लगाई है? अपनी ऊष्मा खर्च करी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो स्वयं ऊष्मा का अवशोषण करे, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको समझिए, एक बार कोशिश कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 2 समझने की अपन कोशिश करते हैं। इसी में अपन ने क्या दी? ऊष्मा दी, इसीलिए अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मा वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसे बोलेंगे? वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो। ऊष्मा की क्या हो? आवश्यकता हो। उसे अपन क्या करेंगे?
ऊष्मीय वियोजन रहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ऊष्मा की आवश्यकता हो ये अपन ने लिख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। CaCO कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आपको ध्यान है कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, CaO प्लस CO है ना 2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 और Ca प्लस CO, ये हो गया हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल। इसमें भी हमने क्या करी है, ऊष्मा का उपयोग किया है। तो ऊष्मीय वियोजन किसे बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा को अपने को देनी पड़ेगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। दो चीजें कंप्लीट हो गई हमारे पास में, दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक बार ये उतार दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। लेड नाइट्रेट PbNO3 है ना। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, PbNO3 लेड नाइट्रेट। इसमें भी आपने क्या दी, ऊष्मा दी है ना। जैसे PbNO3 को अपन क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, तो लेड नाइट्रेट क्या हो जाएगा, PbO में टूट जाएगा, PbO में विखंडित हो जाएगा है ना। और NO3 है अपने पास में, NO3 भी विखंडित होगी। NO3 किसमें टूट जाएगी, लेड नाइट्रेट, और NO2 प्लस, और किसमें टूटेगा, O2 में। ध्यान देना, PbNO3 का विखंडन होगा और PbO बनेगा, साथ में 4 NO2 यानी कि नाइट्रेट के साथ में कौन आ जाएगा, डाइऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 एग्जाम्पल है जिनको हमने समझने की कोशिश करी। पुराने जमाने के अंदर फोटोग्राफी का यूज होता था है ना। आज तो आपके पास मोबाइल है, आपने फोटो क्लिक किया सीधा आ जाएगा। उस जमाने में फोटोग्राफी करने के लिए एक रील होती थी, उसके अंदर सारे फोटो वहीं पे खींचे जाते थे। फोटो खींचने के बाद में उसको धूप में या बाहर नहीं लाते थे, क्यों, वहां पर काम करता था एक विशेष पदार्थ, और वो जो ब्रोमाइड का उपयोग होता था, अगर उसमें प्रकाश आ जाता तो वो फोटो खराब हो जाते थे। और फोटो खराब बचने के लिए उसको अंधेरे में उस नेगेटिव जो होती थी उसको धोने का काम करते थे, उसका डेवलप करने का काम किया जाता था। चलिए वो एग्जांपल भी लेकर समझ ही लेते हैं ताकि काम अपना पूरा क्लियर हो जाए है ना। AgCl और AgBr, इसको मिटा देता हूं मैं। दो चीजों का उपयोग है। तो पुराने जमाने में AgCl और AgBr का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था, एक उपयोग करते थे अपन ट्वाइस AgCl, और जैसे इसके ऊपर लाइट आती थी, फोटोन आता था, प्रकाश आता था है ना। प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही है। जैसे प्रकाश आता तो ये ट्वाइस Ag प्लस Cl2 में बढ़ जाता है ना। फोटोग्राफी के अंदर यूज होने वाला। दूसरा कौन सा आएगा अपने पास में, ट्वाइस AgBr है ना, और ये भी ट्वाइस Ag बनाएगा प्लस Br2 बनाएगा। इस प्रकार से पुराने जमाने में जो फोटोन होते थे, प्रकाश, अपन कह सकते हैं कि कैमरे जिनका उपयोग करते थे, वो AgCl और AgBr के उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है, इस चैप्टर में से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा अपने पास में कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में उपयोग। तीसरा प्रश्न अपने पास में बनेगा कि ये जो क्या था, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। चलिए, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया आएगी तो साथ में समीकरण को लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, बिना समीकरण के काम नहीं होगा। तो वियोजन अभिक्रिया में समीकरण लिखना है, फोटोग्राफी में भी समीकरण लिखना, उसमें वियोजन है उसमें भी अपने पास में जो कैल्शियम वाला उदाहरण है वो लिखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया के साथ में कौन होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। किसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है, क्या कहेंगे उसको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। दो अभिक्रियाएं कंप्लीट और हो गई। कल हमने जो पढ़ा संयोजन पढ़ा, उसके बाद में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ा। आज हमने वियोजन पढ़ा, उसके साथ में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ा। वियोजन के अंदर हमने 6 उदाहरण लिए। उन 6 उदाहरण के अंदर हमारे पास में एक तो FeSO4 वाला उदाहरण आया था, अभी पहले आपने लिखा था वो वाला। FeSO4 के बाद में आपने लिखा CaCO3, याद आ रहा, CaCO3 वाला।
एक अपन ने क्या लिखा था, पीबी वाला, ट्वाइस पीबी, है ना, NO3, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और एक अपन ने कौन सा लिया था अभी, AgCl वाला, ये रहा AgCl वाला, और एक अपन ने AgBr वाला। तो इस प्रकार से 5-6 उदाहरण के साथ अपन ने समझने की कोशिश करी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कल जो बची हुई अभिक्रिया है उन पर हम बात करेंगे। तब तक अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।